Hi, and welcome back, all of you, to the very first session of your capital markets and security laws. हाँ जी बच्चों, हम आपके कोर्स अनरैप के बाद आपके इस पेपर जो सिक्योरिटीज लॉस के नाम से आपको पढ़ना है का सबसे पहला सेशन आज अटेंड करने वाले हैं। ये वो सेशन है जहां पर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डिड द वेरियस पेपर्स ऑफ योर सिलेबस केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब हम अपने एक एक करके पेपर उठाना शुरू कर रहे थे और आज हम आपके सिक्योरिटीज लॉस के पेपर जो कि आपके सीएस एग्जीक्यूटिव करिकुलम के सेकेंड ग्रुप का एक पेपर है पर डिस्कशन करेंगे। आज का ये पहला सेशन डेडिकेटेड है टू अंडरस्टैंड हाउ डिड द सिक्योरिटीज लॉज were brought into existence in India, and then what you have on the screen is about the evolution of Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India Act 1992। इस पेपर में बच्चों हमें बात करना है इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के बारे में जिसे कैपिटल मार्केट्स के नाम से जाना जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द नेम ऑफ योर पेपर। कैपिटल मार्केट्स या अदरवाइज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट या एट टाइम्स आल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट दिस पेपर ऑफ योर्स फॉर 100 मार्क्स। अब इस पेपर में हम वैसे तो काफी सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जहां पर हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमने कोर्स अनरैप वाले वीडियो में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने सुना था। और फिर उसके बाद सेबी के द्वारा बनाए गए दर्जन भर करीब रेगुलेशंस हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है। आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट से अगर इसे कंपेयर करूं तो अनलाइक जैसे दूसरे सब्जेक्ट में आप एक एक्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में आप कंपनी एक्ट पढ़ते हैं, या किसी दूसरे पेपर में आप कोई एक स्पेसिफिक एक्ट पढ़ते हैं जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, या जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड है, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, या स्टैम्प एक्ट है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है। एज अगेंस्ट दैट इस चैप्टर में हम दो तीन मेजर एक्ट पढ़ने वाले हैं जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट है, और उसके बाद सेबी नामक संस्था दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, इसके द्वारा इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए और वो सब हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले। बट इससे पहले कि हम उन सब रूल्स और रेगुलेशंस पे जाएं, इससे पहले कि हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की डेफिनेशन पढ़ लें, इसके फंक्शंस पढ़ लें, इससे पहले कि हम इसकी पूरी वर्क मेथडोलॉजी पर चले जाएं, ज्यादा जरूरी पहले ये समझना है कि हम जिस कैपिटल मार्केट को पढ़ने वाले हैं वो पेपर जो कैपिटल मार्केट्स पर आधारित है, उस पेपर का हिस्ट्री क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मैम कैपिटल मार्केट्स की हिस्ट्री के बारे में आपने उस कोर्स अनरैप वाले वीडियो में बताया था, बट हमने वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। यदि आपको कोर्स अनरैप वाला वीडियो ध्यान है, मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट एक क्रिकेट के मैदान की तरह होगा। जैसे क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, फील्डर हैं, अंपायर हैं, वैसे सब यहाँ। और इन सब को समझने के लिए अब आज के वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, कान खुले रख करके सुनना है, दिमाग खुला रख करके समझना है। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करें। आपके इस पेपर का जो ओरिजिनेशन है दैट डेट्स बैक टू द ईयर ऑफ 1875। साल का जिक्र मैंने कोर्स अनरैप वाले वीडियो में किया था, जहां पर मैंने आपको बताया कि ये वो साल था जब ही इंडिया में सबसे पहली बार कैपिटल मार्केट। हाँ जी बच्चे, 1875 या 1875 वो साल था जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय हम अंग्रेजों के नियंत्रण, उनके कंट्रोल में थे, विदेशी शासन हमारे देश पर था। 1875 में कुछ दोस्तों ने मिलकर के अपनी व्यापारिक गतिविधियों को, ट्रेड एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू करा, और वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो भी 17वीं 18वीं शताब्दी से एग्जिस्टेंस में थी, उनके शेयर्स में ट्रेडिंग करना शुरू करा। अब ये ट्रेडिंग जो उस समय में होती थी, जिसके लिए हमारे सिंपल वर्ड परचेज और सेल होते हैं। व्हेन आई से ट्रेड इट मींस परचेज एंड सेल, राइट? इट्स परचेज एंड सेल। ट्रेड का मतलब परचेज सेल, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है।
क्रेता विक्रेता है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। इन दोस्तों ने कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग करना शुरू करा। मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी गई थी, वो जो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। मुंबई में ही है, बॉम्बे में ही है। इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आज से कई वर्षों पूर्व, इनफैक्ट सेंचुरी बैक 18th सेंचुरी में 1875 में बनाया गया। हालांकि उस समय इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। ये एक एसोसिएशन था, एक म्यूचुअल एसोसिएशन था, एक नेटिव एसोसिएशन था, जहां कुछ लोग मिल करके कंपनीज के शेयर्स में व्यापार करते। जस्ट लाइक हम कोई नॉर्मल कमोडिटी खरीदते हैं, कोई नॉर्मल सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, वैसे ही शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे। शेयर्स में पैसा लगाया जाता था। शेयर्स, डिबेंचर्स बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे देश के, सिक्योरिटीज हैं, इनमें पैसा लगा दिया जाता था, रिटर्न मिलता था, कुछ समय बाद पैसा लौटा दिया जाता था। So it was just a way of utilizing the money that I had in excess. मेरी इनकम पर एक्सपेंसेस होने के बाद जो सेविंग बचती थी उसे मैं इस बाजार में लगा सकती। बहुत ही अनरेगुलेटेड फॉर्म में ये मार्केट उस समय में काम करता था। पर जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, इस तरह के बाजार की व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली द टाइम वेंट ऑन। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। 19th सेंचुरी आई और 19th सेंचुरी में फिर 1947 आया, जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। हमारा कोर्स अनरैप का वीडियो यहीं से शुरू हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई जो गवर्नमेंट ने करी, और इन सब एक्टिविटीज का इंटेंशन था कि हम इंडिया को फिनेंशियली स्ट्रांग बना पाए। अभी तक जो हम दूसरे देश पर आश्रित थे, उनके नियंत्रण में थे, अब अपने आप का नियंत्रण हमारे हाथ में था और अपने आप को सशक्त बनाना था, मजबूत बनाना था। तो अब हमने हमारी सारी चीजें स्वयं से संभालना शुरू कर दी। और यहां पर ये साल आया जिसे 1956 में हमने एक और मेजर एक्ट, इनफैक्ट इंडिया के इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाले सबसे पहले मेजर एक्ट को बनाया। उस एक्ट को नाम मिला था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट का। वो एक्ट जो सिक्योरिटीज में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता। और अभी तक तो हमें सिक्योरिटीज या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स कुछ पता ही नहीं थी। अभी तक तो हम ये चीजें समझते ही नहीं थे, नहीं जानते थे। इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स पर आ जाए। क्रिकेट का मैदान। इस क्रिकेट के मैदान में या इस क्रिकेट के खेल में हम जानते हैं कि एक बड़ा सा फील्ड होता है। इस फील्ड पर कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, बॉलर होता है, फील्डर्स होते हैं, अंपायर होते हैं। एक थर्ड अंपायर होता है जो अलग बैठा रहता है, जो ऊपर कैमरा से सब चीजें चेक करता है। 2 अंपायर फील्ड पे होते हैं और इस पूरे मैच को रेगुलेट। राइट, सही चल रहा है यहाँ तक। अब देखो इसको मैंने सिक्योरिटी मार्केट से कैसे जोड़ा। ठीक, क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट में, अगेन हमारे पास मान लीजिए ऐसा ही एक बाजार है, एक मार्केट है, एक प्लेटफॉर्म। यहां पर एक छोर पर या एक एंड पर वो लोग खड़े हैं जिनके पास पैसा है। पैसा है यानी दे अर्न, दे हैव द इनकम, एक्सपेंडिचर्स होते हैं और उसके बाद कुछ सेविंग बचती। तो एक हाथ पे वो लोग हैं दोज हु आर हैविंग मनी, एक्सेस ऑफ मनी, and they want to save it. And on the other hand, we have a group of people, a bunch of people who are in need of money, ताकि वो उस पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें, रिटर्न कमाएं। देश का विकास तो होगा ही सही, साथ ही साथ रिटर्न मिलेगा तो बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। तो देयर इज ऑन वन एंड, एक एंड है, यहां पर वो लोग खड़े हैं जिनके पास पैसा एक्सेस में है, एक्सेस मनी है। ठीक है। दूसरे वो हैं जिनके पास फंड्स का डेफिसिट है, यानी इनके पास पैसा कम है एंड दे आर इन नीड ऑफ द मनी। ठीक है। अब इन दोनों को कैसे गेंदबाज बल्लेबाज बोला मैंने। जिसके पास पैसा है वो पैसा देगा, राइट। जिसके पास पैसा है वो पैसा देने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस पैसे को लो,
इस पैसे को सेविंग के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, इसे इन्वेस्ट करो और इस पर रिटर्न जनरेट करके ये पैसा वापस मुझे लौटा दो एक समय बाद। भाई मेरा क्या फायदा हो जाएगा? वो पैसा जो मेरे पास है सालों तक मेरे पास पड़ा रहेगा, अलमारी में पड़ा रहेगा, बंद दराज में पड़ा रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। 1 लाख रुपया मैंने अपने ड्रॉवर में बंद करके रख दिया, 1 लाख साल बाद भी निकालूंगी तो वो 1 लाख ही निकलेगा। उसमें एक आना भी नहीं बढ़ेगा, 4 आना भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? कि दिस इज द रूल ऑफ फाइनेंस कि पैसा निवेश करने से। तो मैं सेविंग्स तो रख रही हूँ, बट आई नो दैट आई वांट टू इंक्रीज द सेविंग्स आल्सो। आती हुई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? तो यदि पैसा कहीं निवेश करने से बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आज मैंने लाख रुपए बचाए हैं और मैंने इसे निवेश कर दिया, 5 साल बाद मेरे को यही लाख रुपए पे और 50,000 मिल गए, यानी 1.5 लाख रुपया मिल गया, तो बढ़ के मिला ना? मेरा तो फायदा हो गया ना 50,000 का। So I am the one who have this saving. I am the one who have this excess of money, and there is another person, group of persons in the market, those who are in need of funds. ये इनके पास डेफिसिट है। ये यूजुअली वो कंपनी होती है जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं और ये इन प्रोजेक्ट्स में, इन परियोजनाओं में पैसा लगाना चाहती हैं, पर उनके पास पैसा है नहीं। अब क्या होता है? ये दोनों इस बाजार के माध्यम से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। कैसे इंटरैक्ट करते हैं? The one who has excess of money gives the money to those who are in need of. कैसे? क्रिकेट के मैदान पर, फील्ड पर बॉलर हाथ में बॉल लेकर के दौड़ता है और बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकता है। तो अब इस हिसाब से इस एग्जाम्पल में आपका बॉलर कौन हो गया? भाई ये व्यक्ति। कौन? ये व्यक्ति, मान लो इसका नाम ए है, जिसके पास पैसा है और जिसे उसने पैसा दिया, वो पैसा, वो मनी हमारे लिए क्या हो गया? इस एग्जाम्पल में हमारी बॉल हो गई। आई हैव द मनी इन माई हैंड एंड आई एम रेडी टू कम एंड गिव दैट मनी टू यू, जस्ट लाइक अ बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन। और ये जिसके पास डेफिसिट है, मान लीजिए जिसका नाम बी है, ये बी कौन हो गया? ये बी बैट्समैन हो गया। ठीक है, ये बी कौन हो गया? ये बी आपका बैट्समैन हो गया, जिसके पास बैट है। बैट का मतलब क्या है? इसके पास वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में ये आपके फंड्स को इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने के बाद उससे रिटर्न मिलेंगे और उस रिटर्न का फायदा क्रिकेट के मैच में तो बल्ले से गेंद उछाले जाने पर मिलने वाले रन सिर्फ बैटिंग टीम के खाते में जाते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने पर जो रिटर्न मिलता है वो जिसके पास डेफिसिट है यानी बी उसे भी मिलता है और जिसने पैसा दिया यानी कि ए उसे भी मिलता है, यानी उसका बेनिफिट दोनों में बढ़ जाता है। बराबरी से या कैसे, वो टर्म्स एंड कंडीशंस हर बार अलग होती है। तो बॉलर और बैट्समैन, समझ गए? बॉलर और बैट्समैन, द वन हु हैज एक्सेस ऑफ मनी एंड द वन हु हैज डेफिसिट ऑफ मनी। लेकिन अब हम इन्हें इस तरह से थोड़ी बोलते हैं, द वन हु हैज एक्सेस ऑफ मनी या वन हु हैज डेफिसिट ऑफ मनी। कमी है पैसे की, ना ही हम इन्हें ए और बी बोलते हैं। अमन, बमन, श्रमन, ऐसे कोई नाम नहीं मिले इनको। इन्हें बाजार में कुछ विशेष तरह के नाम से जाना जाता है और वो नाम होता है इन्वेस्टर और बोरोवर का। इनका नामकरण हुआ है भाई। जैसे बच्चा नया पैदा होता है घर में, तो उस समय तो हम उसे बड़े अलग अलग तरह के नाम से, सोनू, मोनू, चीनू, चिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या नाम से बुलाते हैं। हर व्यक्ति घर में आता है, एक नया नाम रख देता है, राइट? बट पूरा एक नामकरण संस्कार होता है ना, जहाँ पर बच्चे को एक नाम दिया जाता है। इनिशियल डेज में हमारे मार्केट में ये परचेजर सेलर यानी जिनके पास पैसा एक्सेस में, जिनके पास डेफिसिट में, ये ऐसे जनरली जाने जाते थे। जब समय के साथ साथ हम 1956 में ये एक्ट लाए, हमने इनको कुछ नाम भी दिए so that it becomes easy to identify what group of a person it is. By now we are clear that those who have excess of money, excess निकलता कहाँ से? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। आपका ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस का कैलकुलेशन क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल सेविंग एज। तो ये सेविंग है और इस सेविंग को क्या करना है? इस सेविंग को इन्वेस्ट करना। ठीक है, सो द वन हु हैज एक्सेस ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स इज कॉल्ड एज एन डैश, इट्स कॉल्ड एज एन, जल्दी बोल लो उधर से, इससे पहले कि मैं बोलूं। ओके, आई नो आपने बोल दिया, इन्वेस्ट। ठीक है, द वन हु हैज डेफिसिट ऑफ मनी यानी जिसके पास पैसा नहीं है, प्रोजेक्ट है, जिसके पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी सहायता से वो पैसा लगाकर रिटर्न कमा सकता है, उन्हें हमने बोरोवर का नाम दिया।
बोरोवर इसलिए भी बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये ना पैसा आपसे लेकर रख के नहीं बैठ जाएंगे, ये उधार ले रहे हैं आपसे, और कुछ समय बाद इन्हें आपसे लिया गया पैसा लौटाना पड़ेगा और ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। तो वो जो ब्याज पे करेंगे वो रिटर्न या इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सो यू हैव द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर। बट अभी इस बाजार को और ज्यादा विस्तृत बनाया जाना बाकी था, इसकी वर्किंग और फंक्शनिंग को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए यहाँ और पार्टिसिपेंट्स की जरूरत थी। घर में दो भाई बहन होते हैं तो वो दोनों क्रिकेट खेल लेते बारी बारी से, एक बार में एक बॉलर बन जाता है, एक बैट्समैन बन जाता है, जो बॉलर है वही फील्डर भी बन जाता है क्योंकि तीसरा कोई नहीं है। और जब गली में क्रिकेट खेलते हैं यानी गली क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पर तो बहुत सारे दोस्त यार होते हैं हमारे, और वहां पर फिर फील्डर अलग अलग हो जाते हैं, बैट्समैन अलग है, बॉलर अलग है, टीम बन जाती है, सब कुछ हो जाता है और प्रॉपर मैच होता है। 1956 के पहले तक ये ऐसा घर घर का खेल चल रहा था, यहीं पर ही बैट्समैन है, यहीं पर ही बॉलर है और सारी चीजें एक अनरेगुलेटेड मैनर में। बट 1956 के आने के बाद जब चीजें थोड़ी सी रेगुलराइज हमने करी ना, तो ना सिर्फ इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स आए, बल्कि मार्केट में, इस मार्केट में हम इस बाजार की बात कर रहे हैं जिसे सिक्योरिटी मार्केट नाम मिला है, जिसे कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है या स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। इस बाजार को इन्वेस्टर बोरोवर के अलावा एक और व्यक्ति मिला, और वो जो व्यक्ति था वो एक और पर्सन जो इसे मिला, उस पर्सन को नाम मिला था इंटरमीडियरी का। अब क्या है इंटरमीडियरी? अच्छा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यू हैव वन कॉल्ड एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड दैट, यू हैव नोन एज अनदर कॉल्ड एज द बोरोवर। इन्वेस्टर है और बोरोवर। अब हर इन्वेस्टर बोरोवर को थोड़ी जानता और हर बोरोवर इन्वेस्टर को नहीं जानता। इतना बड़ा देश है हमारा, चलो आज इतना बड़ा है कि 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी हैं, बट 1956 में भी बहुत सारे थे। बहुत सारी कंपनीज हैं, बोरोवर कंपनी होती है ये याद रखिएगा, बोरोवर कंपनी होती है याद रखिए हमेशा। स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में आपको कभी कोई प्रोपराइटर नहीं मिलेगा, एचयूएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपनी मिलेगी, और दैट टू सिर्फ पब्लिक कंपनी मिलेगी। कारण क्या? प्राइवेट कंपनीज पे तो रिस्ट्रिक्शन होता है कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कि वो पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकती, तो सिर्फ पब्लिक कंपनी मिलेगी। तो अब ये एक हाथ पे इन्वेस्टर है और एक हाथ पे बोरोवर। इन्वेस्टर अलग है, बोरोवर अलग है। इन्वेस्टर को नहीं पता बोरोवर कहाँ है, या बोरोवर को नहीं पता इन्वेस्टर कौन है। तो जाहिर सी बात है ना, हमें जरूरत है एक मध्यस्थ की, एक बिचौलिए की। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आता है। कई सालों पहले एक पिक्चर आई थी, आई नो यू माइट हैव सीन और यू माइट नॉट हैव सीन। बहुत सालों पहले जब ही भाई इंडस्ट्री में आए थे, अभी मैं भाई की बात कर रही हूँ तो कौन से भाई आप जानते हैं ना, इंडस्ट्री के भाई, पूरी इंडस्ट्री के भाई इनफैक्ट, और इसीलिए भाई ही है वो, राइट। इनिशियल डेज में भाई की एक पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया। उस पिक्चर का एक गाना था, बड़ा फेमस हुआ था और आज तक भी काफी फेमस है वो गाना, कबूतर जा। याद आया क्या? सुना होगा आपने डेफिनेटली, आई नो। इनकेस नहीं भी सुना होगा तो अभी तक तो आपने एक पैरेलल विंडो पर सर्च भी कर लिया होगा यूट्यूब पे कि ये कौन सा गाना है भाई का, कबूतर जा। खैर, सर्च करा है, याद आ रहा है, नहीं है, जो भी है, मैं उसका आपको थोड़ा सा थीम या प्लॉट बताती हूँ, इनकेस अगर आपको ध्यान नहीं तो, कि वो गाना किस प्लॉट पे बना था। प्लॉट ये था कि भाई जो है वो परिवार के साथ एक दूसरी जगह पर गए हुए थे, यानी एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, भाई यानी पिक्चर का हीरो, और जो पिक्चर की हीरोइन है वो एक अलग जगह पर थी। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कम्युनिकेशन इतना डेवलप तो था ही नहीं भाई, जितना आज होता है कि मैंने इधर से एसएमएस भेज दिया हाय, और उधर से एट द ब्लिंक ऑफ माई आई रिप्लाई आ गया हाय। यानी मैंने इधर हाय भेजा, पलक भी नहीं झपकाई, और उधर से आ गया हाय या हेलो। इतना डेवलप कम्युनिकेशन तो उस समय था ही नहीं, ना ही इतना ज्यादा सेलफोन्स का इस्तेमाल होता था, व्हाट्सएप, एसएमएसिंग या डायरेक्ट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ये सब चीजें तो भूल ही जाइए, थे ही नहीं उस समय तो ये सब। तो भाई ने कबूतर का इस्तेमाल, उस पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कबूतर भी, मतलब पिक्चर का हीरो बराबर मान लीजिए आप उस पिजन को, उस कबूतर को, जो उस पिक्चर में भाई के साथ पूरे समय रहते हैं। इनफैक्ट पिक्चर के आखिरी में तो ना हीरो हीरोइन की जान भी बचा लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। खैर, ये ना भारत में बहुत पहले से होता है। भाई की पिक्चर में इस चीज का इंट्रोडक्शन तो बात की बात है
इससे भी और पहले की बात कर लें, यानी कि 14, 15, 16 सेंचुरीज की बात कर लें, जब कम्युनिकेशन के मीन्स न के बराबर थे, न टेलीफोन्स होते थे, न मोबाइल फोन्स होते थे, तब हमारे देश में पक्षियों का ही इस्तेमाल करा जाता था संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन के पर्पस। पक्षियों के माध्यम से बड़े लंबे-लंबे क्षेत्र में ऐसे मैसेजेस, छोटे-छोटे मैसेजेस भेजे जाते थे। और यहाँ पर इस पिक्चर में भी ऐसे ही कोई एक प्लॉट बताया गया कि अपना मैसेज इस मैसेंजर के थ्रू, नॉट द मैसेंजर दैट वी हैव टुडे इन आवर फेसबुक और इन आवर इंस्टाग्राम और इन आवर व्हाट्सएप, उस एनिमल मैसेंजर के थ्रू, सॉरी, बर्ड मैसेंजर के थ्रू अपना मैसेज वो दूसरे तक कम्युनिकेट। हम सब ये चीजें पहले भी करते थे। हम अगेन रिपीटिंग बैक। अच्छा, एक और पिक्चर आया था, बाहुबली, ध्यान होगा आपको, अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली, ध्यान है ना? वहां पर भी आपको ध्यान है, राजमाता का संदेशा लेकर के आया था एक बाज, और बोला गया था कि इन्हें बंदी बना करके ले आओ। उन्हें किन्हें? उन्हें जिन्हें पिक्चर की हीरोइन बनाया गया था और जिन्हें हीरो अपना दिल दे बैठे थे। वहां पर भी उसी पक्षी की सहायता से एक मैसेज कम्युनिकेट करा गया था। पक्षी ने ना एक बिचौलिए का रोल, एक मीडिएटर का, एक से दूसरे को मैसेज। ये महेंद्र अमरेंद्र के समय की बात थी। ये उस समय की बात थी जब कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं, ठीक है? पिक्चर का जो एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, भाई का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, इन सब में ये जो पक्षी एक रोल प्ले कर रहे थे ना, वो सिर्फ एक मैसेज, कम्युनिकेटिंग अ मैसेज ऑफ वन पर्सन टू अनदर। मार्केट में भी हमें एक मैसेंजर, इस मार्केट में, इस प्लेटफॉर्म, पर वो मैसेंजर का मतलब कोई बाज या कोई दूसरा पक्षी नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसे हम इंटरमीडियरी के नाम से, इंटरमीडियरी या मध्यस्थ, ये वो व्यक्ति होगा जो इन्वेस्टर और बोरोवर को मिलाने का काम, इन्वेस्टर और बोरोवर को मिलाने का काम करेगा। कैसे मिलाने का काम करेगा? ये वो पर्सन है जो कि इन्वेस्टर को सजेशंस देता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स में, किस बोरोवर के कौन से प्रोजेक्ट्स में आप फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, और बोरोवर्स कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स लेकर आ सकते हैं, उन्हें सजेस्ट करता है। मतलब इन शॉर्ट, ये एक ऐसा ब्रोकर है, एक ऐसा बिचौलिया या मध्यस्थ है जो दोनों के लिए काम करता है। जस्ट लाइक मेनी टाइम्स हम घर में मम्मी को हमारा बिचौलिया बना लेते हैं, जब भी हमें पापा से किसी काम पे परमिशन चाहिए एंड वी नो कि हम बोलने जाएंगे तो देने नहीं वाले, तो हम पहले मम्मी को पटा लेते हैं, हम मम्मी से अपनी बात मनवा लेते हैं और फिर मम्मी को बोलते प्लीज जाओ और जाकर के हमें उस चीज की परमिशन दिला। मम्मी हमारी बात पापा तक रखती है और पापा को मना लेती है और पापा की बात हमें कम्युनिकेट कर देती है। माइंड यू, ये वहां जहां पर परमिशन पापा से लेना है। कभी कभी ये भूमिका कई सारे घर में पापा भी निभाते हैं, जहां पापा को भी मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दोज जोक्स, बात यह है कि मीडिएटर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको यानी इन्वेस्टर और बोरोवर दोनों को मार्केट में हेल्प कर, और ये उस फील्डर की तरह हो गया जो कि इधर उधर उछलती हुई गेंद को पकड़ने का काम करता है। बस क्रिकेट मैचेस में जो फील्डर है वो बॉलर के एंड से होता है, बॉलर टीम का होता है, वेयर इज ऑन द अनदर हैंड यहाँ जो इंटरमीडियरी है, ये इंटरमीडियरी किसी एक टीम का नहीं है, ये दोनों के लिए काम करेगा। ये आपके इन्वेस्टर के लिए भी काम करेगा और ये आपके बोरोवर के लिए भी काम करेगा। ये दोनों के लिए एक्ट करता है, ये दोनों के हेल्प करता है, उन्हें एडवाइस देता है और बहुत सारे और काम करता है। इतने कि इस पर बेस्ड आपका एक पूरा चैप्टर है जो कि हम समझेंगे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज के नाम से। हाल फिलहाल में मार्केट के 3 पार्टिसिपेंट्स अब आपके सामने आ चुके हैं। Those who have excess of money are investors, those who are in need of money or deficit of money are the borrowers, public companies होती हैं, and those who help these two are called as the intermediary. Intermediaries वर्ड बोलते हैं या मीडिएटर। अब बारी आती है एक फाइनल पार्टिसिपेंट, और ये वो फाइनल पार्टिसिपेंट है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका ओरिजिनेशन हुआ था इन द ईयर 1992, और वो और कोई नहीं, आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस पर बेस्ड हमारा ये पूरा चैप्टर है। बहुत लेट बनी ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन हमारे कैपिटल मार्केट्स में,
56 में मार्केट बन गए थे भाई। 56 में इनका एक रेगुलेटेड फॉर्म हमारे सामने आ चुका था। सेबी बना 92। और जानते हो सेबी के बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? आई बिलीव आप में से काफी सारे लोगों ने अभी वहां पर गेस कर लिया होगा, क्योंकि अभी हालिया में इंटरनेट पर रिलीज हुआ एक ऐसा वेब सीरीज है जिसने आपको ये बताया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैसे और क्यों बना। यस, यू आर गेसिंग इट राइट, द 1992 स्कैम। हर्षद मेहता, ध्यान आ गया, बड़ा ट्रेंड में भी रहा है और है भी अभी तक द 1992 स्कैम का वो म्यूजिक, जिसे आप कई सारी स्टोरीज में डालते रहते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, राइट? हर्षद मेहता स्कैंडल इंडिया का 1992 में सिक्योरिटी मार्केट का बहुत बड़ा स्कैंडल था बच्चों। इतना बड़ा घोटाला जिस घोटाले के बारे में भारत ने इमेजिन भी नहीं करा था, क्योंकि ये घोटाला तकरीबन 500 करोड़ का था। इसी वेब सीरीज के एक डायलॉग में आप देखिएगा, इस वेब सीरीज को, इसी वेब सीरीज के एक डायलॉग में ये कहा जाता है 500 करोड़ इतना बड़ा फिगर है कि कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा एक बार में। एंड यस, 92 के इंडिया के लिए दिस वाज अ वेरी बिग फिगर। इनफैक्ट इन सब चीजों की शुरुआत अर्ली 90s से हो गई थी, 1991 से। इतना बड़ा घोटाला सिक्योरिटी मार्केट में उस समय में भारत के लिए एक मेजर हार्ट अटैक साबित हुआ था। और मेजर हार्ट अटैक का मतलब होता है 99% चांस है कि पेशेंट जिंदा नहीं बचेगा, व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल उसी स्थिति में था जब इतना बड़ा घोटाला बाहर आया और पता ये चला कि फंड्स का हेर फेर हुआ है, और वो भी कुछ 100, 50, 10 लाख नहीं, पूरा 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। फंड्स की हेरा फेरी हुई है। ये फंड्स वही थे जो सेविंग्स के नाम पे इन्वेस्टर्स ने मार्केट में लगाए थे, और ये सारे फंड्स का घोटाला हुआ था। नाम था एक हर्षद मेहता, ब्रोकर था, ये मध्यस्थ था, ये व्यक्ति मीडिएटर था। काफी लंबे समय तक केस भी चला। इंडियन स्टॉक मार्केट ने इस मेजर हार्ट अटैक को सहन करने जैसी स्थिति में ही नहीं था। 92 वाज द वेरी इनिशियल इयर्स, प्लस 91 में तो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे बच्चों। कोर्स अनरैप में हमने पढ़ा था इसके बारे में। जब भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने प्रमोट करना शुरू ही करा था, और इतना मेजर हार्ट अटैक आ गया। मतलब ये तो बात ये हुई कि हम एक बहुत बड़ी सर्जरी से होकर उठे। प्लास्टिक सर्जरी हुई थी ना इंडियन ट्रेड की, ग्लोबलाइजेशन से एक सर्जरी से होकर उठे हैं, और एक बड़ा मेजर अटैक आ गया। स्टॉक मार्केट शैटर्ड बैडली, और निवेशकों का या इन्वेस्टर्स का वो भरोसा जो इस बाजार में पिछले काफी सालों में थोड़ा बहुत ही सही पर बना था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। कह सकते हो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और रीढ़ की हड्डी टूट जाना यानी कि आपका पूरा बॉडी पोस्चर बिगड़ जाना। The government at that time, the financial market regulators at that time felt that now there is a pressing need to have one such authority जो इस चीज को दोबारा भविष्य में होने से रोक सके। 99% सर्वाइवल के चांस खत्म हो चुके थे, बट 1% की उम्मीद बची थी। There was a silver line amongst those dark clouds, और उसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना। हमारी सरकार एक एक्ट लेकर के आई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई इस अधिनियम में। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करेगा, ये इसका चीफ रेगुलेटर रहेगा। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट of our country, just like Reserve Bank is the chief bank of the banks of our country, SEBI is the chief regulator. ये थर्ड अंपायर है आपका। दो अंपायर मैदान पे ही होते हैं ना क्रिकेट मैच में, और एक तीसरा होता है जो ऊपर बैठा होता है और कैमरे से सब देखता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैदान पर किसी भी चीज को लेके कोई कंफ्यूजन अंपायर्स को होता है तो क्या करते हैं, वो ये ऐसा स्क्वायर बना देते हैं, और इसका क्या इंडिकेशन होता है क्रिकेट मैच में, दैट वी वांट द थर्ड अंपायर जो कैमरा से देख रहा है, वी वांट कि वो देखे, समझे और बताए कि क्या हुआ है। रन आउट क्लेम करा तो रन आउट है,
छक्का क्लेम करे तो छक्का लगाए या चौका है, क्या है बताए। फिर वो अलग-अलग एंगल से देखता है, हर एंड से देखता है, पता लगाता है और फिर फाइनली अपना डिसीजन देता है। सेबी आपका ये वही चीफ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसे 92 में हमने एस्टैब्लिश करा था, एंड सिंस देन इट हैज बीन रेगुलेटिंग द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। एक और आखिरी सिंपल लाइन में यदि इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होगे इतना, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता सिक्योरिटी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में बिना सेबी की अनुमति। डेफिनेटली एक कहावत है, तो आप भी जानते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता का मतलब ये नहीं कि परिंदा जाएगा और पर मारेगा। दिस मीन्स वेदर यू आर एन इन्वेस्टर, दिस मीन्स वेदर यू आर अ बोरोवर, आप किसी भी कैटेगरी के, आप इन्वेस्टर हैं या आप बोरोवर हैं और या फिर आप इन दोनों को जोड़ने वाले इंटरमीडिएरी हैं, मीडिएटर हैं, आप इस मार्केट में बिना सेबी में रजिस्टर हुए और परमिशन लिए कोई काम नहीं कर सकते। इस मार्केट कि एक-एक चीज को सेबी रेगुलेट कर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि हर्षद मेहता जैसा इतना बड़ा लेवल का स्कैंडल इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में 92 के बाद कभी नहीं हुआ। हाँ, स्कैंडल्स हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। कितनों के आप नाम जानते हैं, कितनों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे 2008 का सत्यम कंप्यूटर्स का केस हो या फिर सहारा परिवार का वो केस जो आज तक, सहारा ग्रुप का जो सेबी में चल रहा। काफी ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर काफी हजारों करोड़ों का घोटाला रहा है, बट उतने बड़े लेवल पे 92 के इंडिया में 500 करोड़ जितने स्तर का घोटाला कभी नहीं हुआ। SEBI has been the chief regulator since then and formulates each and every single policy to regulate this market, not only just for the protection of the interest of investors but also for promoting the healthy growth and development and regulating of this market. ये है ऐसे आया है से और ऐसे बने आपके फाइनेंशियल मार्केट। ये है आपके पूरे फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू। और अब जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर यही चीज मैंने आपको बताई है कि किस तरह से इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स इवॉल्व हुए। इफ यू लुक डाउन इनटू द इंट्रोडक्शन, आई कीप हाईलाइटिंग फॉर यू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी देश की वर्किंग और फंक्शनिंग या उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वित्तीय तंत्र हम इसे हिंदी में कहते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके लिए हमारी एक पूरी मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, है ना। सो अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम इज द बेस ऑफ एनी मॉडर्न इकोनॉमी। इसमें वो सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स आते हैं जिसकी सहायता से surplus funds are mobilized from the units generating the surplus and transferred to those who are in need of। यही पढ़ा था आपने, ए के पास एक्सेस है, बी के पास डेफिसिट, और इस मार्केट की सहायता से ए से फंड्स बी तक पहुंचाए जाते हैं। ए का इंटरेस्ट भी ध्यान रखा जाता है, बी का इंटरेस्ट भी ध्यान रखा जाता है, ताकि ए बी को धोखा ना दे या बी ए को धोखा ना दे। वो सारे अरेंजमेंट इस मार्केट में है और इस मार्केट का सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इस मार्केट के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि सेविंग्स कितनी है। भाई किसी देश में इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा होगी, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा ज्यादा होगा। सेविंग कम है हाउस होल्ड सेक्टर की तो इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे। टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो फिर कहाँ से पैसा होगा सेविंग के नाम पर। टैक्स रेट नॉमिनल है या कम है तो पैसा ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने का मन बनाएंगे। इफ द कॉर्पोरेट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, किसी दिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बिना मन से आकर के बस आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी और ब्ला 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 करके चली जाऊंगी, आपका भी मन नहीं लगेगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे ये क्या बोल दिया यार, कुछ समझ ही नहीं आया। So for you to understand, I have to equally be interested in teaching. For you to be interested, I have to be interested. इन्वेस्टर्स पैसा दे इसके लिए जरूरी है कॉर्पोरेट्स उस लेवल का परफॉर्मेंस करे, कंपनीज उस लेवल का परफॉर्मेंस दे, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स हैं, ये सब चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और फाइनेंशियल सिस्टम का ग्रोथ और डेवलपमेंट इन टर्न इम्पैक्ट करता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो आप सेबी को समझे या कैपिटल मार्केट को समझे, उसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि पहले फाइनेंशियल मार्केट को समझे। ठीक है बच्चों, अब इस फाइनेंशियल सिस्टम का
एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसा भी मैंने आपको दिया है यहाँ पर। वो 3 चीजें आपके सामने हाईलाइट करी है मैंने, जिसमें कि आपको ये पता चल रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम के 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट, और वो 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल मार्केट, फिर आते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और फिर आते हैं फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट। मार्केट मतलब आपका एक कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, प्रोडक्ट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स। जैसे कपड़ा बाजार में प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा। बर्तन बाजार में क्या? बर्तन। तो वैसे यहाँ क्या है? प्रोडक्ट। यहाँ शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, दूसरी चीजें हैं जो आगे पढ़ेंगे हम। और फिर पार्टिसिपेंट है, परचेजर सेलर। यहाँ हमारे परचेजर सेलर का नाम क्या है? लेकिन हमारे परचेजर सेलर का नाम है इन्वेस्टर्स ऑफ बोरो, और उनके मीडिएटर्स, और उनका रेगुलेटर यानी कि सेबी। तो समझ गए क्या आप सभी लोग एक पूरा ओवरव्यू की फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का बेस है। फाइनेंशियल सिस्टम में होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेंट, और इन फाइनेंशियल मार्केट्स को हम हमारे इस पेपर में यानी कि कैपिटल मार्केट्स के फॉर्म में पढ़ने वाले। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्पेसिफिकली बेस्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर, जहां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग के बारे में हमें पढ़ना। बट अभी के लिए हम इस चीज को यहीं पर रोकेंगे। आपने अभी जो समझा वो फाइनेंशियल मार्केट का एवोल्यूशन समझा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेबी एक्ट पर हमें आगे बढ़ना है, जहां पर हमें यह देखना है कि सेबी क्या है, इसमें कौन मेंबर्स होते हैं, इनके क्या पावर्स होते हैं, और सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर्स। तो आज इस सेशन को हम यही रोकते हैं। अगले पार्ट के लिए आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।